हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी नदी। तो हिमालयी अपवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है, जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का अनुसरण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षा वाहिनी है, अर्थात हिमालयी नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है, क्योंकि हिमालयी नदियों के जल के दो स्रोत हैं, ग्लेशियर और दूसरा है आपका वर्षा जल। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा वाहिनी न होकर मौसमी है, अर्थात वर्ष के कुछ महीने ही जल की मात्रा बनी रहती है। अन्य महीनों में या तो जल कम हो जाता है या सूख जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों को केवल वर्षा के जल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और हिमालयी नदियां अपने विकास क्रम में नवीन है और नवीन वलित पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में प्रायद्वीपीय पठारों से होकर प्रवाहित होती है। हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों के बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में काफ़ी विस्तृत होते हैं। तो गोदावरी नदी जो है, तो भारत की दूसरी सबसे लंबी जो नदी है वह गोदावरी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के रूप में भी जानी जाती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, और यह दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के रूप में भी जानी जाती है। यह त्र्यंबकेश्वर, नासिक यानी महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर यात्रा करती है, और यह यात्रा के दौरान 1465 किलोमीटर की कुल क्षेत्रफल को कवर करती है। बरघा, बाणगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, प्राणहिता, मंजीरा आदि गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। मंजीरा नदी दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में मिलती है, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी और कृष्णा, ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। तो भारत का सबसे बड़ा दूसरा डेल्टा कौन है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जिसका निर्माण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी और कृष्णा दोनों मिलकर के करती है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, लेकिन भारत का जो दूसरा बड़ा डेल्टा है वह कृष्णा गोदावरी डेल्टा है। कृष्णा नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र के निकट से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने से पहले यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है। तो भारत की जो कृष्णा नदी है वह महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के निकट से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने से पहले यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरती है, और अपनी यात्रा के दौरान यह लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कृष्णा नदी जो है वह अपनी यात्रा के दौरान लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वह भीमा है, पंचगंगा, दूधागंगा, घटप्रभा, तुंगभद्रा आदि। तो सांगली और विजयवाड़ा इस नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। तो अगर प्रश्न पूछे कि कृष्णा नदी
किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन है? तो सांगली और विजयवाड़ा। अगला नदी है कावेरी नदी। तो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी जो है वह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण भारत की यह एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सतत रूप से जल प्रवाह बना रहता है। और यह भारत की एकमात्र ही नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है और इसका कारण है कावेरी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जल प्राप्त करता है, जबकि निचला जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है और इसका जो क्षेत्र है अपवाह क्षेत्र है वह अपवाह का 56% तमिलनाडु में, 41% कर्नाटक में और 3% केरल में पड़ता है। और कावेरी नदी की सहायक नदियाँ मुख्यतः लक्ष्मण तीर्थ, कम्बिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, हैरंगी, हेमावती, सिमसा और अकरवती नदी है। आगे नर्मदा नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और यह नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए भरूच या भड़ौच के पास अपना मुहाना बनाती है। और यह मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। तो यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रवाहित होती है और नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में ही है। अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और सूरत शहर तापी नदी के तट पर है। नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के क्षेत्र में तथा ताप्ती भ्रंश से घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में है, अर्थात सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती भ्रंश घाटी के बीच में स्थित एक ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोत्त पर्वत है। और ताप्ती नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से प्रवाहित होती है। अगला है माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो है वह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है और यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर प्रवाहित होती है और यह राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है वह राजस्थान को कर्क रेखा 2 बार काटती है। अगली नदी है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है, अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल न गिराकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अगली प्रायद्वीपीय नदी है लूनी नदी। तो लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है और साल भर साभर झील से गुजरती है तथा गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है। यह नदी जो है वह समुद्र तट तक नहीं पहुंच पाती है और अजमेर जो है वह लूनी नदी के तट पर ही स्थित है। अगली प्रायद्वीपीय नदी है साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान में उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और यह गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो है वह तथा अहमदाबाद
साबरमती के तट पर ही स्थित है। अगली प्रायद्वीपीय नदी है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलकर 3 राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। स्वर्णरेखा मंदिर जो है वह 3 राज्य से होकर निकलती है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और यह उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। अगली प्रायद्वीपीय नदी है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है और छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ जो है वह बेसिन धान उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां हैं सिनौत, मंड, आईवी, हसडीओ, ओंग, जोंग और टेलन। अगली प्रायद्वीपीय नदी पेरियार है। तो यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है एवं केरल राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है और यह केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है और इसका प्रवाह जो है वह केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में है। भरतपुजा नदी यह अन्नामलाई से निकलती है और इसका अन्य नाम पोनानी है और यह केरल की दूसरी सबसे लंबी